पूरी बॉडी में पॉइजनिंग हो गई, सर यहाँ से फट गया। ये देखेंगे ना, ये सर यहाँ से, मतलब आप समझ लीजिए की वजह से। हाँ, मतलब पूरा ब्लड काला पानी हो गया था, पॉइजनिंग हो गई थी, पूरे लीवर कट गया। मतलब लाइफ कैसे, आप अब आपको हम बता नहीं सकते कि उस टाइम कैसे लगते थे। शोल्डर यहाँ और सर ऐसा था इनका, मतलब जैसे लगता था किसी चीज के नीचे दबा दिया गया हो, समझ लो इतनी भयंकर स्वेलिंग। पुनर्जन्म जैसा हो गया। हमको थोड़ी सी इसको चेंज कर दो, स्वेटर जैसे घर का ही पहने हुए था तो जैकेट पहन लो इसमें। अगर आप कंफर्टेबल है तो बदल लीजिए। ठीक। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ। तो कोई दूसरी साउंड नहीं होगी तो सुन लेंगे, अगर 2-3 आवाजें मिक्स हो जाती ना तब उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे जैसे सब तरफ क्वाइटनेस हो तो फिर वो बात समझ जाते हैं। या जैसे कोई टीवी चल रहा है, कुछ रेडियो चल रहा है, ऐसी कोई या और बाहर की कोई नॉइज आ गई तब समझ पाना मुश्किल है। ऐसे तो ठीक है। क्योंकि वो इको भी कर रहा होता है ना, उसमें 3-4 आवाजें आ रही होती है। जैसे हम ही 3-4 लोग बोल रहे हो ना, तब फिर उनको कुछ नहीं समझ रहा है। एक जन बोल रहा हो एक बार में तब समझ आ जाए। क्योंकि कुछ बातें बिना सुने, जैसे लिप्स मूवमेंट है, उस पे हम चेहरा ध्यान दे रहे हैं तो उससे भी सिंक्रोनाइज कर लेते हैं क्या शब्द हो सकता है ये। तो सर ने बताया था कि 1983 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी इंडियन एयरफोर्स में। उससे पहले आपकी शादी हो गई थी या बाद में? शादी तो 91 में हुई, 91 फरवरी में। 35 साल की हो जाएंगे। अच्छा। जनवरी फरवरी आएगी तो 35 साल हो जाएंगे 91 से। फिर बेलगाम और बेंगलोर में ट्रेनिंग की, उसके बाद फिर जैसलमेर किया 86 जून में, और फिर 91 सितंबर तक वहाँ रहा। वहाँ पर मैं अकेला था। फिर बेंगलोर आया, वहाँ सितंबर 95 में, नहीं 90 में, सितंबर 90 में, और 91 में शादी हुई, बेंगलोर हुई। अच्छा। फिर और 95 सितंबर तक वहाँ रहे। फिर वहाँ से शिलोंग चले गए और 99 में आए हम लोग। सितंबर के आसपास, नहीं 98 सितंबर में हम लोग कानपुर आए। कानपुर से फिर 2003 में हमने छोड़ दी। जब आपने ज्वाइनिंग की थी उस वक्त आपकी क्या पोस्ट थी? पोस्ट क्या थी? ज्वाइनिंग पोस्ट पे रैंक? हाँ, मतलब मुझे ये नहीं पता उसको क्या टर्म बोलते हैं। रैंक एसी। अच्छा, उसके बारे में बताइए। उसके बाद फिर उसके बारे में एसी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ट्रेड में हाँ किया था। तो उसमें सबसे लोएस्ट पोस्ट है मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट एरो इक्विपमेंट का, ग्राउंड इक्विपमेंट का, मतलब एविएशन से रिलेटेड ग्राउंड इक्विपमेंट है बहुत सारे। जनरेटर्स हैं, बैटरी ट्रॉलीज हैं, स्टार्टिंग ट्रॉलीज हैं, ये सब का मेंटेनेंस, यही सब चीज़ें होती थी। और क्योंकि एयरफोर्स में थे तो सिक्योरिटी ड्यूटीज तो होती ही थी। उसमें राइफल लेके 24 घंटे या 18 घंटे ड्यूटी होती थी, उस पर खड़े होना पड़ता था। तो वो जैसे जैसलमेर में टावर्स वगैरह थे, वो अपने बाउंड्री की चारों तरफ उन पे, या और वॉर रूम जो है बेस ऑफ कहलाता था, उन सब में। और इन सब जगहों पे जगह जगह जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं उनमें ड्यूटीज लगती थी। और अदरवाइज नॉर्मली हम लोग अपने शिफ्ट में ड्यूटी करते थे। जो मेंटेनेंस का काम है वो किया करते थे। क्योंकि जब भी अक्सर लोगों की एक इमेज बनी हुई है कि इंडियन एयरफोर्स में कोई जा रहा है तो वो प्लेन उड़ाने ही जा रहा है। तो ये है क्योंकि वो हीरोज होते हैं ना, सामने वही दिखाई पड़ते हैं। और उनका बहुत अहम रोल भी होता है पायलट्स का। और चाहे वो ट्रांसपोर्ट पायलट्स हो, चाहे फाइटर पायलट्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर पायलट्स हो, ट्रांसपोर्ट पायलट्स हैं स्क्वाड्रन मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह, उनका सामान ले जाना। आर्मी का भी सामान कई बार ले जाते हैं, तो वो मूवमेंट को बहुत फास्ट करते हैं। जैसे जो आर्मी के जवान अभी मान लो 4 दिन में 8 दिन में सफर तय करेंगे, वो एयरफोर्स घंटों में तय कर दी। जैसे 88 में मालदीव्स का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। तो वो इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे उनमें ही आर्मी को लेके गए, और उन्होंने कुछ घंटों में पूरे
मालदीव के राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर दिया था। तो इंडियन एयरफोर्स लेके गई वहां पे आर्मी के सोल्जर्स को, और 3 या 4 जहाज गए थे, उसमें ही सारे सोल्जर्स, आर्म सोल्जर्स थे सारे, वो गए, उन्होंने पूरा कब्जा करके वापस वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको वापस सत्ता दिला दी, वो कुछ घंटों के अंदर ही। अदरवाइज जैसे यहाँ से मालदीव पहुँचना, पहले हम अपनी जो लैंड टेरिटरी वहां तक जाते गाड़ियों से या ट्रेन से, उसके बाद शिप से जाते वहां तक, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था काफी। तो ये तो बात हो गई कि जो एयरक्राफ्ट जो उड़ाते हैं उनकी हो गई। हाँ, जो प्लेन्स उड़ाते हैं। हाँ, जो आपका जो फील्ड रहा है, हाँ, जिसमें आपने काम किया, आपकी सहभागिता कैसे रही, आप उनको सपोर्ट कैसे करते हैं? हमने जैसे एयरक्राफ्ट में काम किया तो कानपुर में आके एयरक्राफ्ट के ओवरऑलिंग की, एक AN-32 मीडियम लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मीडियम, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पैराड्रॉपिंग के लिए, या एयरफोर्स का कोई सामान ले जाना है, आर्मी का सामान ले जाना है। आपने एक फोटो दिखाई थी मुझे। हाँ, तो ऐसे वो पैराट्रॉपिंग की ही थी। पैराट्रॉपिंग की, आगरा में मैंने पैराट्रूपर्स स्कूल है। अच्छा। है ना, PTS पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, तो उसमें 87 में हमने ट्रेनिंग की थी। वो मतलब वॉलंटरी ट्रेनिंग होती है, हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है। जो भी वॉलंटियर कर अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद यूनिट में इस्टेब्लिश हो गए, तो जो भी वॉलंटियर करना चाहें वो उसमें जा सकते थे। तो कई लोग, हम लोग 10-12 लोग थे उसमें करीब, तो हम लोगों ने वॉलंटियर किया और वहाँ पर ट्रेनिंग की करीब। वैसे तो 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, पर कुछ वजह से हम लोग ट्रेनिंग बढ़ गई थी, हम 45 डेज वहाँ पे रहे, और उस बेसिक पैराट्रूपर से ट्रेनिंग जो होती है वो सब, उसकी फिजिकल एक्सरसाइजेस और जंप करना, पहले तो वो छोटे से स्टूल से 2 फीट का स्टूल होता है, उससे जंप करना सिखाते हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे 4 फीट, फिर 6 फीट, फिर 8 फीट, इस तरह से करके ग्राउंड में प्रैक्टिस करा देते हैं। मैक्सिमम कितनी ऊंचाई होती होगी पैराट्रॉपिंग जब एक्चुअल में की जाती है? जब एक्चुअल में की जाती है तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए पहले 1500 फीट रखते हैं। 1500 फीट? हाँ। 1500 फीट। और उसके बाद वो ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान है, तो शुरुआत में आदमी जल्दी नजदीक खुल जाएगा तो देखेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, तो शुरुआत में थोड़ी ज्यादा है, तो उसके बाद 1200 फीट पे 1200 फीट पे करते हैं। तो उसमें गोल 2 टाइप के पैराशूट होते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर पैराशूट होता है, वो फ्री फॉल के काम आता है। अच्छा। स्काई डाइविंग वगैरह के, या और जो स्पोर्ट्स करते हैं, हम लोग जो बेसिक मिलिट्री का पैराशूट होता है, बेसिक वाला PTRM, वो राउंड होता है ग्रीन कलर का, उससे कराते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, मतलब ऊंचाई के हिसाब से, या ऊंचाई के, वो ज्यादा ऊंचे भी जा सकता है। अभी तो शायद किसी कुछ 18,000 20,000 फीट, या शायद उससे कुछ ज्यादा ऊंचे का भी शायद 36,000 फीट से कोई जंप किया है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कौन थे वो, पर उसका भी ट्रायल किया। वो इंडियन में पैराशूट है। अच्छा। और ये जो कई पैराशूट रशियन होते थे, कुछ फ्रेंच आते थे, ये कानपुर का बना हुआ होता था राउंड पैराशूट, जो बेसिक ट्रेनिंग में यूज करते थे। हरे रंग का बहुत ही सिंपल पैराशूट है, और मतलब बहुत ही फुल प्रूफ, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। मतलब हजारों लाखों में कोई एक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज बहुत सेफ पैराशूट है। और जब वो तो एक बार स्टैटिक लाइन यहाँ पे आपको कट लग गया, तो इसे गर्दन जो दबा के रखनी पड़ती है, ठीक, जब पैराशूट करे तो अच्छा। कोई जो लेनियार्ड्स होती है उसकी, वो कट ना मार दे, तो उसमें 4 मेन मोटी होती है थोड़ी, वो नायलॉन की, रिप कॉर्ड नायलॉन का। वो ओपन करते वक्त जब वो ऐसे खुला होगा, ऑटोमेटिक ओपन होता है। अच्छा। और बेसिक वाला
तो उसमें कहीं कोई लग गई थी तो चीजें। नहीं, एक पोस्चर होता है प्रॉपर कि आपको उसी को फॉलो करना। अगर आपने उसमें Change मिस्टेक किया। किया हाँ। तो वो नायलॉन वायर होते हैं और वो उसमें एकदम टाइट होते हैं। जब आप ऊपर से नीचे ये फॉल कर रहे हैं तो ठुड्डी वो पूरा यहाँ से कट गया था, बहुत शार्प कट था वो। ठुड्डी जो सीने में चिपका के रखने पड़ते, उसी में हो सकता है शायद हाँ, सेकंड या थर्ड जंप थी तो उतना ज्यादा वो था नहीं कंट्रोल, तो सर उड़ गया, वो काटती चली गई। तो फिर बाद में वो ऊपर तो सर में हेलमेट और ये सारी चीजें होती है और पूरा एक कॉम्बिनेशन सूट होता है, पैंट शर्ट आपस में जुड़ी होती है नीचे तक, हाँ। पैरों में पट्टियां बंधी वो कुछ होती बेल्ट वगैरह भी ऐसे बांधा हाँ, गया होता है यहाँ से ना, हाँ। फोटोज में दिखा। वो पूछ रही हैं कि एयरमैन जो है, हाँ। चाहे वो किसी भी ट्रेड में हो, चाहे कोई भी काम करते हो, जैसे आपने रडार में काम किया, हाँ। तो एयरमैन का क्या रोल होता है एयरफोर्स में, हाँ। ओवरऑल एयरफोर्स की रनिंग में हाँ। एयरमैन का क्या रोल होता है? मतलब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है वो सारे एसी से लेके वारंट ऑफिसर। हाँ, वो मास्टर एसी से लेके मास्टर, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी तो आप बता रहे कि एसी क्या पोस्टिंग जो रैंकिंग थी उसके थ्रू हुई। एयरक्राफ्ट्समैन एसी है ना, फिर एएसी, कॉर्पोरल, सार्जेंट, फिर वो जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। अगर और सर्विस बढ़ाते हैं हम 20 के बाद तो फिर उन रैंक से वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर जा सकते थे, तो हमने 20 के बाद छोड़ दी, इसलिए जूनियर वारंट ऑफिसर पे चले आए। तो वो तो रिटायरमेंट हुई होगी एज के वाइज ना, एज 20 इयर्स का बॉन्ड होता है। 20 इयर्स का फर्स्ट बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हमने एक्सटेंड नहीं किया। अच्छा, वो करते तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि कैसे। फिर करते तो 6 साल का, चाहे तो एक्सटेंड करें, नहीं करना चाहे तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग होती है तो 20 साल का बॉन्ड होता है, आप बात ही नहीं होते हैं उसके बाद करने के लिए। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप भी उसको आपने जिया है, ऐसा लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी कि सर की जर्नी में आपका सहभागिता, हिस्सेदारी तो है ही, लेकिन आप क्या एकेडमिक्स क्या इसी फील्ड में थे क्या? नहीं, मैंने एमए बीएड किया है। अच्छा, मैं जागरण पब्लिक स्कूल में अभी टीचर हूँ, एज अ टीजीटी मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ जागरण पब्लिक स्कूल में। तो मेरा इनकी फील्ड से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि 35 साल का साथ हो गया। मतलब मेरी 20 साल की ये उम्र थी जब मेरी शादी हुई, तो 20 साल तक तो अपने मम्मी पापा के साथ रही हूँ, 35 साल से इनके साथ रह रहे हैं। तो जो घर में जिया वो तो अब याद नहीं है, मतलब 5-7 साल तक तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं रहता। तो समझ लीजिए 10-12-13 साल घर में रहे होंगे, 35 साल से इनके साथ कॉन्शियसली रह रहे हैं। और ये थोड़े अलग टाइप के हैं भी, ये आप देख ही रही होंगी कि मतलब मिनिमल कोई चीज की जरूरत है उनको, जो बेसिक चीजें जिंदा रहने के लिए चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो सिंपलिसिटी सब में नजर आती है। बिल्कुल। तो अब वो मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मुझे इस तरह के आदमी दुनिया में इनके जैसे शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए तो उसके भी हर चीज शेयर करते हैं, हर चीज बताते हैं। तो भले ही हम वहाँ नहीं जाते, हमको जब मौका लगा तो हम लोगों को वहाँ भी लेके गए, और हम लोगों का हमेशा पार्टिसिपेशन रहा, तो इसलिए पता भी रहती है चीजें। अच्छा, कभी वॉर पे जाने का या उसको नजदीक से देखने का मौका मिला आपको? कभी वॉर पे या कोई ऐसे नजदीक से किसी इमरजेंसी में इमरजेंसी में ऐसा मतलब हम हमेशा बहुत ही पीसफुल बेसिस पे रहे। जैसलमेर में थे तो वहाँ पे थोड़ा वो बॉर्डर एरिया था, इसलिए एक्सरसाइज वगैरह होती थी, तो उसमें काम की वजह से इन्वॉल्वमेंट होता, पर ऐसा कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी। जैसलमेर में 87 में एक ब्रास टैक्स एक्सरसाइज हुई थी। अच्छा। तब हमको, मैं छुट्टी पे आया हुआ था घर, तब यहाँ से रिकॉल कर दिया गया था। मगर कोई टेंशन था बॉर्डर पे, मगर वो वॉर हो नहीं पाई। लेकिन आप गए थे वहाँ? गए थे, हाँ, छुट्टी। उस वक्त का माहौल कैसा था, मुझे ये बताइए आप लोग, कि जब कॉल आई घर में, आपने बताया कि इस वजह से मुझे जाना है, टेलीग्राम आए थे। और जनेऊ था आपका? उसी दिन हमारा जनेऊ था। अच्छा। जनेऊ होके फिर हम शाम को फिर ट्रेन में चले गए थे जैसलमेर। शाम को यहाँ से चलती थी वो मलधर एक्सप्रेस जोधपुर तक, डायरेक्ट जैसलमेर तक के लिए कोई ट्रेन नहीं थी उस टाइम में। अब तो हो गई है, जैसलमेर तक की ट्रेन हो गई है। उस टाइम में 87 में लखनऊ से जोधपुर तक, जोधपुर से फिर दूसरी पैसेंजर ट्रेन होती थी।
एक सुबह चलती थी, एक शाम को चलती थी, 2 ही ट्रेन थी जैसलमेर के लिए। तो वो ठीक था, वहाँ पे ड्यूटीज ज़्यादा करनी पड़ी उस टाइम में, मगर कंफर्टेबल थे। आप जब मुझे बता रहे थे कि मैन बिहाइंड मशीन, तो मुझे उसके बारे में बताइए आप। जैसे एक जहाज पे बहुत सारे टेक्नीशियन काम करते हैं, अलग अलग ट्रेड के होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेपन के, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के सारे होते हैं, वो लोग काम करते हैं, तब जाके जहाज फ्लाइंग के लिए तैयार होता है। और एयरवर्दीनेस आती है, जैसे किसी के लिए हम भरोसा कर लें, तो हवा में भरोसा पायलट का उन्हीं टेक्नीशियन के ऊपर होता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया कि हम इस पे जाएंगे सक्सेसफुली, अपना मिशन अकम्प्लिश करेंगे और फिर सक्सेसफुली वापस आएंगे। तो वो भरोसा है मैन बिहाइंड मशीन। तो हम जब विश करते हैं पायलट को, हैप्पी लैंडिंग बोलते हैं उसको, यानी आप अपना मिशन पूरा टेक ऑफ करें, मिशन पूरा करें और वापस आए सक्सेसफुली, तो हैप्पी लैंडिंग तभी हो पाती है। जो कान में आपके लगा हुआ है मशीन हाँ, सुनने के लिए, हाँ, उसके बारे में बताइए आप। ये उम्र की वजह से ऐसा हुआ कि थोड़ी उम्र की वजह से भी हो सकता है, और ज्यादा तेज साउंड में हम लोग लगातार काम करते थे। जैसलमेर में मैं था, हाँ, मैं बिल्कुल 1 किलो मिठाई यहाँ सामने बैठ के खा सकता था आराम से, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती थी। तो वो मीठे की वजह से हुआ है। नहीं, मीठे की वजह से नहीं हुआ। हाँ, नहीं आप बता रहे थे जो हाँ। शोर शराबा है वहाँ का, जहाँ काम करते थे। हाँ। एक बार मुझे याद है आप किस्सा बता रहे थे उस वक्त गियावर में कि प्लेन जब इंजन स्टार्ट होती है, हाँ, तब वो तक जिस- बहुत तेज शोर होता है। हाँ, और वो उसके अलावा हम जिस इक्विपमेंट में पहले काम करते थे, वहाँ पे एक जनरेटिंग सेट्स होते थे बड़े बड़े, उनकी आवाज़ में लगातार दरवाज़ा केबिन का होता था, शीशा होता था, डबल डोर होता था, उसके बाद भी साउंड आते थे, एयर डिफेंडर मिलते थे। मगर कई बार काम करते, जैसे अब एयर डिफेंडर लगा काम कर रहे झुके तो वो अपनी अचानक पोजीशन से से हटता था। हाँ, और काम ऐसा था क्योंकि ऑयल ग्रीस वगैरह ये सब छूने पड़ते तो हाथ गंदे होते, उसको लगाना भी फिर चेहरे पर लग जाएगा, उस गंदे भी होते था, हाथ साफ करके बार बार लगाना वो भी मुश्किल होता था। तो उस वजह से कुछ हाँ, कहीं ना कहीं वो रीजन रहा है। इंजन चलते थे, बहुत तेज साउंड 10 होता था, उसकी जैसे वजह नाइट से। ड्यूटीज होती थी, 12 घंटे की होती थी, तो उसमें लगातार 12 घंटे उसके कांटेक्ट में आवाज सुननी पड़ती है। तो जैसे इन्हें ही नहीं, इनके और हाँ, जो वही। दूसरे फ्रेंड्स है ना, उनके साथ भी उनको भी ये ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है। ये लोग जब फोन पे बात करते हैं तो ये कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ हाँ। और सा आंसर कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं रखो यार, जब मिलेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है उन्हें भी सुनाई नहीं दे रहा है, इन्हें भी सुनाई नहीं दे रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ऑफिसर्स वगैरह में काम करते हैं, उनको इन सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना पड़ता, उनके कान वान ठीक सही रहते है। हैं। अच्छा सर, जैसे आपका जो वर्क रहा, आप कभी ऐसा कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा दिन जो अभी भी याद हो उस काम के दौरान या सर्विस के दौरान, जो क्या कहिए बहुत टफ डे रहा हो, वो एज अ टफ डे याद रहा हो आपको, या चैलेंजिंग मोमेंट कोई रहा हो आपके लिए? बहुत ज्यादा चैलेंजेस ऐसा तो नहीं कि कहीं फंस गए हो कुछ हो, क्योंकि आर्मी में होता है ना अक्सर कि कहीं जा रहे किसी मिशन पे, आदमी अकेला हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होती थी, मगर ज्यादातर तो ग्रुप में ही काम करना पड़ता था, तो बिल्कुल अकेले रह के कहीं काम नहीं करना पड़ता था। इलेक्ट्रिकल जो उसका हाँ, एक बार ऐसे वो काम करते करते ही एक रडार सिस्टम में ट्रांसमीटर होता है, अच्छा, ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, तो उसमें ट्रांसमीटर साइड में एक ट्रांसफार्मर में बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है। जनरेटर से आता है 410 वोल्ट का वोल्टेज, और वो फिर स्टेप अप होके 4160 वोल्ट बनता है। तो वहाँ पे कुछ लूज कनेक्शन था कि वो रडार के ऑपरेशन में वो एरर दे रहा था, नॉइज आ रही थी उसकी, वो मतलब प्रॉपर इमेज उसकी बन नहीं पाती थी, जो भी टारगेट होता था वो बन नहीं पाती थी। शिलोंग की बात है। अच्छा, तो वो टाइट करने लगे,
लाइव उसको बंद भी नहीं कर सकते थे, वो क्योंकि सेट बंद होता है कि रडार आप बंद नहीं कर सकते। बंद किया तो फिर उसको रिवाइव करने में बहुत टाइम लगता था। उसको ऑन रहते ही एंटीना वगैरह बनते हैं, मगर काम करते हैं बाकी सब चीज़ें, जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकल पल्स वेव इलेक्ट्रॉनिक वेव में कन्वर्ट होती है, तो वेव गाइड जाके ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स वेव जो होती है वो जाती है। तो वो उसकी वो जो ट्रांसफार्मर था उसके पास हमको काम करना था, बहुत हाई वोल्टेज था। उसको जब टाइट करना, हम अचानक दूसरे सब पास कंजेशन था ही तारों का, उसमें दूसरे में छूट गया, वो हमारे यहाँ से स्क्रू ड्राइवर छूटा, गल गया और डर गए होंगे आप तो। पूरा बहुत ही तेज स्पार्क हुआ, बहुत ही तेज लाइट, तो हमको दिखाई देना बंद हो गया। और पूरे चारों तो वो एक केज में बंद रहता है, तो इधर से एक डोर खुला तो वहां पे हम अंदर खड़े थे, तो अचानक अंधेरा हो गया। तो हमारे इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज वो सभी पास बोले क्या हुआ, आप सेफ हो? तो हमने कहा मैं सेफ हूँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो, बस कह रहे अब वहीं ऐसे खड़े रहना, कुछ मत करना। टॉर्च वगैरह जला के हमको वहां से पूरी एक शटडाउन जैसी स्थिति हो गई, वो सब बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। वहां पे बहुत तगड़ा स्पार्क हमारी आंखों के सामने हुआ, तो फिर हमको हफ्तों तक दिखाई देना बंद हो गया। अच्छा। और हाँ लगभग रेटिना 1 महीने तक हम बिल्कुल इतना ज्यादा वो हो गया कि अब वो ज्यादा जैसे अंधेरे कमरे में बैठे हो, अचानक सूर्य नहीं हो तो आंखें बंद कर लेते ना, तो वैसे रेटी जो है पूरा बहुत छोटा हो गया वो। ऐसे इन जनरल भी आप धूप में से कमरे में आइए तो ऐसा लगता है सब अंधेरा है। हाँ मतलब बड़ा ही टफ सिचुएशन थी कि ये उस टाइम में कब आपकी रोशनी वापस आएगी। 1 लगभग महीने तक आदमी को कुछ नहीं दिखाई, महीना भर लग गया होगा वो ठीक होने में। सेक्शन जाते थे, वापस आए थे, कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते थे बस। तो कैसा लग रहा था उस वक्त जब वो हुआ था आपके साथ? हुआ तो डर लग रहा था कि अब तुरंत फिर हमको नीचे जहाँ सिटी था वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल था, वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट पास भेजा गया, उससे देखा होगा, कहा ठीक है अभी डैमेज अंदर कुछ नहीं हुआ है, पर ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया, इसको टाइम लगेगा। दवाएं डाली और फिर 2 या 3 दिन की शायद दवा खाने वाली थी, बाकी डालने वाली थी, आई ड्रॉप्स थे, वो डालते थे। महीना भर रिकवरी करने में 1 महीने लग गया। रिकवरी महीने भर में हो गई और बाकी अपना रूटीन काम कर, मगर हम बाहर चल नहीं पाते, तो ये अगर बाहर निकलते तो ये हमको साथ में लेके चलते, इनका हाथ पकड़ के चल पाते थे हम। और सेक्शन ले जाने के लिए हमारे से बलराज सिंह थे, वो हमको साथ ले जाते थे, साथ वापस घर छोड़ जाते थे, जिस तरह से काम चलता था। ये ईगल होती है पैराट्रूपर के लिए, जो यहाँ लगा दी। हाँ, यहाँ पे हाँ। तो ये पैराट्रूपर को मिलती है। पैराट्रूपर से ये बहुत पुरानी हो गई, रखी हुई है। ये जेडब्ल्यू की रैंक होती थी, अच्छा, शोल्डर पे लगाने के लिए। इसको जो ऐसे फट ऐसे करके खींच के उतारते हैं ना, मैंने उसमें मूवीज में देखा है। हाँ, वो आराम से नहीं खोलते, वो ऐसे खींचते हैं शायद। वो तो ऐसे, अदरवाइज ये बटन यहाँ पे फ्लैप में होता है, वो करके ये ऐसे दोनों शोल्डर्स पे पहनने के लिए। ये कलर डिफरेंट है इसमें, वो पोस्ट वाइज, रैंक वाइज पुराना हो गया, 20 नहीं, ये रैंक वाइज कलर चेंज है या नहीं सेम रैंक की है? सेम रैंक है, इसमें थोड़ा नीला कलर आ गया इसका, हाँ। ये सफेद है। पुरानी हो गई ना, ये तो हो सकता है अलग अलग पेयर ही अलग अलग हो, कपड़े का भी रंग चेंज हो गया, तो पुराना रखा हुआ है। ये कैप होती थी, मैं छू सकती हूँ? हाँ। इसको क्या बोलते हैं? ये क्रेस्ट हो गया, ये नेशनल एम्ब्लेम हाँ। हो गया, ये ईगल है। तो इसको ऐसा कुछ पर्टिकुलर नाम है कि इसको ये कैप बैच? अच्छा, कैप बैच, कैप बैच। हाँ। और कितनी पुरानी है सर ये सब 20 साल तो हमको छोड़े हो गए, 2003 अच्छा वो, हाँ, 3 में छोड़ी थी, उसके पहले की है, तब से बहुत रखी हुई है संभाल के। हाँ। और ये मेडल्स हैं,
तो रैंक वाइज मिलती है कि नहीं, ये तो देखो 9 years सर्विस पूरी उसका है, 9 वर्ष लिखा है ना। हाँ हाँ 9 वर्ष। हाँ, और ये है एनिवर्सरी हाँ, ऑफ इंडिपेंडेंस डे 50th हाँ एनिवर्सरी गोल्डन जुबली का है इसका, इंडिपेंडेंस का। ये भी मरुस्थल सेवा मेडल है ना, लिखा हुआ है। जब आप वहाँ रहे हाँ, होंगे। जैसलमेर में। हाँ ये सैन्य सेवा मेडल मरुस्थल का है। ये एक हमसे कहीं मिस हो गया, ये मेघालय का है। अच्छा, ये मिस ये हो गया। स्ट्रिप हाँ, इसका मेडल कहीं मिस हो गया, इधर रहता है। देखो सब में हमारा ईयर लिखा हो, कौन से सन में नाम लिखा होगा। अच्छा। ये हमारा नंबर है, पर्सनल नंबर अच्छा 691534। हाँ CFL कॉर्पोरल तिवारी जी। वहाँ पे उल्टा नाम है, पहले सरनेम लिखते हैं फिर जी, जैसे लाइब्रेरी में होता है ना, हाँ, उस तरह से। हाँ। तो तिवारी जी है ना। ये IF इंडियन एयरफोर्स, ये सब में नाम ऐसे लिखा है।